हिंदी के बारे में मैं आपको बता दूं, जो अभी आपका साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हिंदी का मैं एक बार आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा, आप लोगों का स्कोर अच्छा था नहीं था या नहीं, जो लोग हिंदी करके आए, क्योंकि आपके सामने दोस्त आपका आंसर की भी आई, आप देख लिए पेपर रद्द हो गया वो बात अलग है। मैं एक बार जानना चाहूंगा आप सब लोगों का स्कोर क्या था हिंदी जो आप करके आए। आप लोगों ने देखा होगा हिंदी आसान थी, जैसा मैंने आपको बताया, आप लोग भागते रहे। मैं देखता था बहुत सारे साथियों को हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य, बहुत सारे लोगों ने हिंदी साहित्य की क्लासेस भी कराई। दोस्त मैं हमेशा कहता हूं कि आपको बहकाने से अच्छा अगर प्राण चले जाएं तो वो बेहतर है। बहुत सारी साहित्य की क्लासेस हुई, बहुत सारी मैंने आप लोगों की कितने पर्सन आए साहित्य से, मैंने आपको कराई 2 क्लासेस कराई। आपके पास में पेपर हैं चारों शिफ्ट के, सिर्फ 2 कक्षाएं हैं, 1-1 घंटे की कक्षाएं हैं, मिला के देखिए अगर 1% भी बाहर हो तो स्कोर में देख पा रहा हूँ 31, 35, 34, 30। तो बहुत धैर्य के साथ तैयारी करनी है। अपने आपको ये विषय को समझना होगा कि अगर आसान है कितना कर पाना मात्र काफ़ी होगा, उतना कर पाना काफ़ी होगा। जिस विषय के लिए ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, मान के चलिए जीएस अनसर्टेन रहता है तो उस पर ज़्यादा समय लगाना है। हिंदी के प्रैक्टिस सेट में हम डेली आपको 40 से 45 मिनट यहाँ संभाले रखेंगे, कभी वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो आप शुरू करेंगे भैया जी, आ जाएंगे भाई साहब। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, अब सिर्फ उत्तर आने चाहिए और कोई बात मेरे प्यारे दोस्त नहीं होनी चाहिए। आते हैं तो री क्या एक घोष वर्ण है? री क्या एक घोष वर्ण है? यानी घोष का मतलब होता है कि जो सघोष को भी हम घोष दोस्त कहते हैं। क्या री एक संयुक्त वर्ण है? जी नहीं। क्या री एक आपका ह्रस्व स्वर है? अगर मैं बात करूं ह्रस्व स्वर को हम क्या बोलते हैं दोस्त? लघु स्वर। लघु स्वर या छोटा स्वर भी उसको हम कहते हैं, या उसको मैं कितनी मात्रा होती है आप कहेंगे भैया जी इसको हम एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं एक मात्रिक स्वरों की दोस्त संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? आप कहेंगे भैया एक मात्रिक स्वर कुल 4 होते हैं संख्या में, ए, लघु ई, लघु उ और री होते हैं, यही 4 होते हैं। यानी री ह्रस्व स्वर में आता है। ये बात मानोगे या नहीं मानोगे? जी भैया मान लेंगे। ओष्ठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? कंठ, फिर तालु आता है आपका, ठीक है, फिर मूर्धा आता है, फिर दंत्य आता है, और फिर आता है आपका क्या साथी, सबसे अंत में बोलेंगे एक बार ओष्ठ्य आता है। तो पे, फे, बे, भे और मैं, और साथ में आपका 2 स्वर उ और उ, ये सब कैसे होते हैं? ये ओष्ठ्य होते हैं। तो क्या ओष्ठ्य में आपका री आता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आता। अब बात आती है तो यहां नहीं आएगा। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण मतलब होता है एक से अधिक वर्णों का जो मेल है वो संयुक्त वर्ण है। अच्छा, घोष वर्ण में मुझे कितने साथी कहेंगे कि घोष में री आएगा या नहीं आएगा? तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूं, पहले अघोष भी और घोष भी। देखो अघोष की जब हम बात करेंगे मित्र, तो अघोष वर्ण कौन कौन से होंगे? अघोष वर्ण कौन कौन से होंगे? तो अघोष वर्ण आप कहेंगे भैया 1 और 2। 1 और 2 का मतलब सभी साथी समझते होंगे, आपका सह सलजम जिसको हम सह षटकोण कहते हैं, और सह सपेरा। कुल मिलाकर के ये आपके दोस्त 13 जो वर्ण होते हैं इनको हम कहते हैं अघोष। बाकी सारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे घोष या सघोष की कुल संख्या कितनी होती है, तो सबका उत्तर आना चाहिए कि इनकी संख्या भैया 31 होती है। और 31 किस तरह से होगी? तीसरा चौथा पांचवा वर्ग। कौन कौन से? तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, और साथ में आपका या रा लावा हा, और साथ में आपका सभी स्वर। सभी स्वर का मतलब सभी 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर? 11 स्वर। तो 15 तो ये हो गए, 5, 20 और 11 इस तरह से 31 होते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे हमेशा, कभी भूलना नहीं है। अघोष की संख्या कभी भी पूछूंगा 13, सघोष की संख्या कभी भी पूछूंगा आप कहेंगे भैया 31 होगी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि री जो है वो घोष में आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? हाँ या ना सारे दोस्त बोलेंगे। तो आप कहेंगे री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत भी आती है, क्योंकि इसने यहाँ पर घोष व्यंजन तो लिखा नहीं, वर्ण लिखा, और वर्ण का मतलब स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो स्वर वर्ण में आएंगे तो री घोष में आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भैया। यानी ए और सी विकल्प दोनों सही हैं। ठीक है, ए और सी विकल्प दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो ये ध्यान देना है आप लोग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो द्रव्यवाचक के लिए पहले देखते हैं विकल्प डी से विद्यार्थी। विद्यार्थी कैसी संज्ञा है भैया? जातिवाचक है। जिसके जैसे और हो, मेरी परिभाषा याद है? बोले भैया रग रग में बस चुकी है। जिसके जैसे और हो वो क्या हो जाता है? जातिवाचक। सूरज अकेला है, ठीक है,
सूरज अकेला है तो आप क्या बोलेंगे भैया, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम बोल सकते हैं व्यक्तिवाचक। साहस क्या है, साहस दिखता है क्या, अदृश्य है, और अदृश्य है दिखता नहीं है तो क्या हो गया, भाववाचक हो गया। क्या हो गया दोस्त, भाववाचक हो गया। और कोयला क्या है, ये द्रव्यवाचक। तो एक एक द्रव्यवाचक और लिखिए आप। द्रव्यवाचक मतलब मैटेरियल नाउन, और मैटेरियल नाउन कौन कौन से होते हैं आपका, द्रव्यवाचक में सब आता, पानी, लकड़ी, कोयला, ठीक है, सोना, सोना, चांदी, चांदी, और साथ में द्रव वाली चीजें जितनी भी हैं, चाहे आप सब कुछ भी पूछे, पानी लिख दिया तो उसके जैसे दूध आदि सब कुछ होगा। तो ये सब क्या हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। कोई दिक्कत? मुझे बताओ संज्ञा के कितने भेद लिखेंगे अगर पूछा जाएगा तो पेपर में? जानते हैं प्राचीन काल, आधुनिक काल और संज्ञा के कुल भेद, 3 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। बहुत बढ़िया नीरज कुमार जी, एकदम ठीक उत्तर दिया आपने, चांदी। एक साथी ने हमारे ने ऑयल लिखा है, ऑयल, एकदम ठीक है। वह द्वार पर खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके इस वाक्य को लिखिए। वह द्वार पर खड़ा है लिखेंगे भैया। मैं द्वार पर खड़ा हूं, कोई द्वार पर खड़ा है, वे द्वार पर खड़े हैं, वह स्वयं द्वार पर खड़ा। तो स्वयं आ गया तो क्या आ गया, निजवाचक आ गया। वे द्वार पर खड़े हैं, इसमें कहीं अनिश्चय नहीं है, तो निश्चित बात कर रहा है। कोई द्वार पर खड़ा है, तो कोई क्या हो गया, कोई और कुछ होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन कौन से, एक तो कोई होगा साथी, और क्या होगा, एक आपका कुछ होगा। कोई जो होता है वो किसके लिए होता है, व्यक्तिवाचक होता है, मतलब ये व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा। भाई ऐसा तो नहीं है जैसे बोले कोई द्वार पर खड़ा है तो ये थोड़ी बोल दोगे तुम यार कि बाल्टी खड़ी है बोल दोगे क्या, कोई द्वार पर, मतलब व्यक्ति को संबोधित कर रहे। और बोल दे कुछ दरवाजे पर पड़ा है, तो कुछ किसके लिए प्रयोग होता है, तो पूछ लिया था कई बार परीक्षाओं में कि कुछ किस बात को संबोधित करता है, व्यक्तिवाचक को कि वस्तुवाचक को, तो कुछ वस्तुवाचक। ठीक है, कोई दिक्कत? हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है, दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है बताएंगे फटाफट से। नाम धातु है, प्रेरणार्थक है, सहायक है या संयुक्त है, आप सबका उत्तर देखना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू भैया, आपको देख के अच्छा लगा। भैया मैं तुमने देखा नहीं हूं पहले, पर हाँ हम कई दिन बाद मिले। थैंक यू। राहुल गौतम, सूरज यादव, गुड़िया कश्यप, सबका उत्तर आता हुआ, ज्यादातर बच्चों का उत्तर आया बी, प्रेरणार्थक। एकदम से गलत है, यानी कि अभी भी तुम में से बहुत सारे बुद्धू बच्चे मौजूद हैं। भाई साहब कैसे हो जाएगा प्रेरणार्थक? प्रेरणार्थक कह रहा है कि प्रेरणार्थक होता है जब काम किसी और से हो, किसी और के द्वारा कार्य। तो इसमें कहीं बात हुई है ऐसी, किसी और के द्वारा जब कार्य हो तब बोलते हैं प्रेरणार्थक। तो इसमें कहीं बात की गई। वो कह रहा हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, यानी खुद की बात कर रहा है वो। तो कहते हैं कि हमको किसी को दिल नहीं दुखवाना चाहिए, किसी अन्य से दिल नहीं दुखाना चाहिए, दुखवाना चाहिए किसी और के द्वारा। तो और के द्वारा की तो बात नहीं, तो फिर क्या बात आई, नाम धातु। क्यों भैया नाम धातु कैसे? अच्छा मुझे बताए, दुखाना जो है किससे बना होगा? तो आप कहेंगे जो दुख है भैया, दुख से ही तो बनेगा दोस्त दुखाना, बताओ या नहीं बनेगा? जी भैया बिल्कुल बनेगा दुखाना। तो दुख ये कैसा शब्द है मुझे बताना। मैं तो आपको 3 इसमें विकल्प देता हूं, ये संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है। इन तीनों में से कोई एक है या नहीं है, ये आप पहचाने। क्या दुख को मैं विशेषण कह सकता हूं? जी नहीं भैया, दुख तो एक भाववाचक संज्ञा है। कोई दिक्कत? और यदि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से कोई भी क्रिया बने, जैसे दुख से बनी दुखाना, तो वो कैसी हो जाती है आपका नाम धातु, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? नाम धातु क्रिया। जैसे मैं आपसे कुछ प्रश्न यहां पर पूछना चाहूंगा नाम धातु क्रिया के बाद में। जैसे विशेषण शब्द होता है चिकना, चिकना से मैं एक क्रिया बनाना चाहता हूं, आप बताएं कौन सी बना सकते हैं। चिकना एक शब्द है। जैसे लाठी शब्द बहुत प्रसिद्ध है, लाठी। जैसे लाज शब्द बहुत प्रसिद्ध है। जैसे अपना शब्द बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, अपना। जैसे गरम शब्द बहुत प्रसिद्ध है, गरम, ठीक है, गरम शब्द बहुत प्रसिद्ध है। मुझे बताओ ये सब इनसे द्वारा हम नाम धातु बना सकते हैं, तो नाम धातु बना के दिखाइए। चिकना से क्या बनेगी दोस्त? चिकनाना। क्या बनेगी? चिकनाना। तो देखो ये विशेषण से बनी है, तो विशेषण से बनी है तो नाम धातु है। ये क्या हो गई? ये नाम धातु होगी। लाठी से क्या बन जाएगी? लठियाना। और पुराने सारे छात्रों से उम्मीद करूंगा कि इसकी पहचान क्या है नाम धातु की, आना और ई आना। ई आना और आना इसकी विशेष पहचान है। तो आप सब एक एक शब्द लिखिए। लाज से क्या हो जाएगा? लजाना, क्योंकि भाववाचक संज्ञा है। अपना सर्वनाम है एक, तो सर्वनाम से भी बने तो क्या हो जाएगा? अपनाना। और गरम क्या है? एक विशेषण है, इससे भी बन जाएगी गरमाना। जैसे लतियाना होता था, बतियाना होता था, ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है,
आगे आएंगे। सार्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए। सार्वनामिक विशेषण की क्या विशेषता है? क्या बोलेंगे? जब सर्वनाम एक विशेषण की भांति कार्य करने लगे, सर्वनाम एक विशेषण की भांति कार्य करने लगे तो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। लेकिन आएगा कैसे? संज्ञा के पहले आना चाहिए। कैसे आएगा भाई साहब? संज्ञा के पहले आते हैं हमेशा। जैसे वह लड़का नहीं आया, मैं एक शब्द वाक्य लिख देता हूं, वह लड़का नहीं आया। ठीक है, मुझे यहां पे बताइए सर्वनाम कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? भैया ये हो गया आपका सर्वनाम। और लड़का शब्द कैसा है? ये कौन सा विकारी शब्द है? तो आप कहेंगे ये जी आपका संज्ञा शब्द है, संज्ञा। तो क्या सर्वनाम संज्ञा के पहले आया? जी हां। तो संज्ञा के पहले यदि सर्वनाम आ जाए तो क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। एक एक वाक्य बोलने का प्रयास कीजिए या लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं भी एक वाक्य लिखने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, किसी छात्र को भेजो। किसी छात्र को भेजो। अब मैंने यहां पर देखो इस वाक्य में दो चीजें देखी। छात्र क्या है? ये एक जातिवाचक संज्ञा है। और किसी क्या है? ये आपका एक सर्वनाम शब्द है। इस तरह से आप भी वाक्यों का बनाने का प्रयास करो। दूसरा वाक्य लिखते हैं दोस्त, इस पानी को गंदा मत करो। इसमें सर्वनाम मुझे बताओ। इस पानी को गंदा मत करो। इसमें सारे साथी मुझे बताएंगे, एक बार बताएंगे कि इसमें सर्वनाम कौन सा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। इस वेरी गुड, सबका उत्तर एकदम ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठाकुर साहब रोज व्यायाम करते हैं। रोज की बात आई तो रेखांकित भी कर दिया, तो स्थान बता रहा है रोज क्या। स्थान में देखो हमेशा बोध होगा कहां से उत्तर मिले तो स्थानवाचक। कालवाचक कब से उत्तर मिलेगा, कब से। परिमाणवाचक कितना से उत्तर मिलता है वाक्य में, यदि आप कितना से उत्तर पाए रेखांकित का। और रीतिवाचक का उत्तर मिलता है कैसे से। तो आप देखिए, ठाकुर साहब रोज व्यायाम करते हैं, तो इसका मतलब उत्तर कब से मिलेगा? कहां व्यायाम करते हैं, इससे उत्तर मिल रहा है। कितना व्यायाम करते हैं, कैसे व्यायाम करते हैं, नहीं जी, उत्तर मिल रहा है कब व्यायाम करते हैं। सुबह में, शाम में, रोज, हर वर्ष, हर दिन, हर महीने, हर सप्ताह। तो ये कब का बोध कराते हैं। किसका? कब का। तो काल है, एक समय का बोध करा रहा है। काल का अर्थ क्या होता है दोस्त? टाइम, समय। क्या होता है? समय होता है। उपयुक्त तद्भव शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। एक तद्भव शब्द से इस वाक्य को आप लोगों को पूर्ण बनाना है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तूफान के कारण रिक्त स्थान का अवशेष रह गया है। किसका अवशेष रह गया तूफान के कारण? कर्तनी, कर्तन का, कपड़े का जो हिस्सा होता है क्या उसका? जी नहीं। अटारी, यानी कि अटारी किसका? अटारी एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? अट्टालिका। क्या होता है मित्र? अट्टालिका। क्या अट्टालिका का अवशेष रह गया? ये सही होगा। अम्लिका तो इमली को कहते हैं, इमली तद्भव में। अहीर बोलते हैं हम आभीर को। आभीर एक तत्सम शब्द है, अहीर एक तद्भव शब्द है। आभीर कैसा है? अभीर समझते हो ना? अहीर बोलते हैं यदुवंशी, यादव जी को कहा जाता है, क्योंकि अब वो आभीर शब्द का मतलब होता है ग्वाला। तो भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे, तो उनके वंश से, क्योंकि वो वहां पर उनको ग्वाले का कार्य मिला। ग्वाला मतलब वो गायों को बड़े प्रेम से चराने ले जाते थे, विहार के लिए ले जाते थे। तो आभीर तत्सम शब्द है, उसका अहीर होगा। कर्तनी नहीं होगा तो क्या होगा? किसका अवशेष रह जाएगा तूफान के कारण? अटारी। अटारी बोलते भैया अट्टा, वो अट्टे पे खड़ी है। बहुत ऊंची मंजिल को बोलते हैं, बहुत ऊंची मंजिल को। सबका उत्तर सी ठीक आता हुआ। मैं कुछ तत्सम तद्भव आपसे पूछ लूं यहां पर। जैसे कर्तनी आया, इससे बन जाएंगे कुछ। कर्तरी एक बहुत अच्छा शब्द है, बताइए कर्तरी किसका होता है? और इसके लिए लघु ई और दीर्घ ई दोनों इस्तेमाल होते हैं, ये बात याद रख लेनी है। ठीक है, कुक्षी बताएंगे सारे साथी। कुक्षी का तद्भव क्या होगा? कृतग्रह का बताएंगे। कृतग्रह का तद्भव क्या होगा? कृतग्रह का तद्भव क्या होगा? चक्रवाक का तद्भव बताएंगे। चक्रवाक का तद्भव क्या होगा? चक्रवाक का। चिक्कण, क्या बोलोगे? चिक्कण का तद्भव बताएंगे, बोले जी। तो बहुत सारे साथियों का आया कृतरी यानी कि कैंची। कुक्षी का आया कोख, कुक्षी का आया कोख। कृतग्रह का आया कचहरी। क्या बोलेंगे? कृतग्रह का आया कचहरी। चक्रवाक का आया चकवा पक्षी। और चिक्कण का क्या होगा साथी? आपका चिकना होगा। क्या हो जाएगा? चिकना। ठीक है, भूल तो नहीं गए? प्रश्न कर पा रहे हो ना भाई? गलत नहीं होना चाहिए बस प्रश्न। गलत करें तो उसी दिन उसको बहुत ध्यान से सीखना है। ठीक है, दिए गए शब्द का प्रयुक्त संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए।
रजो दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? राजधन ओ दर्शन, राजधन दर्शन, राजोदर धनसन या रजधन दर्शन? अच्छा, सारे के सारे आपका क्या चुनेंगे? विकल्प डी, रजधन दर्शन। होता क्या है, कभी भी विसर्ग के पहले, मुझे बताओ विसर्ग के पहले कौन सा, मुझे सारे साथी बताएंगे विसर्ग के पहले कौन सा वर्ण है? विसर्ग के पहले कौन सा वर्ण है? सारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। सोचेंगे एक बार जहां कहीं भी आप बैठे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? विसर्ग के पहले। सारे दोस्तों का उत्तर मैं देखना चाहूंगा, आप थोड़े बुद्धिमान हुए या नहीं हुए, बोलेंगे जी। सारे साथियों का उत्तर एक बार, ए। बहुत सारे दोस्तों ने जय लिख दिया है, आप मूर्ख हैं, जय कभी नहीं होगा दोस्त। और भाई मूर्ख कहने पर बुरा नहीं मानना प्लीज, ठीक है, मैं भी मूर्ख हूं। क्या बोलोगे? जय धन ए होगा, तो क्या होता है? ए होगा। जय तो कभी बोलना ही नहीं, इसका मतलब आप गलत बोल रहे हैं, ए होगा। ए वाले सारे साथी ठीक थे, यानी विसर्ग से पहले कभी ए हो, विसर्ग के पहले कभी ए हो, तो विसर्ग के पहले ए है, हाँ जी। और उसके बाद में, विसर्ग के बाद में जो योग हो वो आपका 3, 4, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण में से कोई भी हो, या ये रे ले वे है में से कोई भी हो, तो ये जो विसर्ग है ना साथी, ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। इस विसर्ग का ओ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। कुछ उदाहरण देखें भैया इसके, क्या कुछ उदाहरण हो सकते हैं? जी हाँ, देखना एक बार, मैं आपको कुछ शब्द लिख के दिखाता हूं, आपको बताने हैं। जैसे मैं बोलूं सरह धन जय, क्या हो जाएगा? अब नियम से देखना, देखो जानते आप होंगे लेकिन उसको देखो एक बार प्रयास करेंगे तो फिर आगे प्रश्न का भी गलत नहीं करेंगे। मन है धन विकार, मन है धन विकार, ठीक है, मन है धन विकार हो गया। वय धन वृद्ध हो गया, वय धन वृद्ध हो गया, क्या हो गया? वय धन वृद्ध हो गया। मन है धन योग हो गया, मन है धन योग, मन है धन योग हो गया। क्या होगा बताएंगे एक बार, सारे दोस्त बताएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो क्या बोलोगे? देखो विसर्ग के बाद में च, छ, जय तीसरा है, हाँ जी है। वे वे है, वे ये, हाँ जी है। तो यानी कि कोई 3, 4, 5 में से कोई भी हो, या वे है में से कोई भी हो, तो क्या बन जाएगा? विसर्ग का ओ बना दो बस। जहां जहां विसर्ग है वहां दोस्त क्या बना देंगे? सिर्फ ओ में परिवर्तन हो जाएगा। वय यानी कि वयो हो गया, वृद्ध हो जाएगा, और मन योग हो जाएगा। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है? ओ में हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? बोलेंगे जी। जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया, वो दोस्त सबसे पहला प्रयास किसने किया? शिव सिंह सेंगर ने किया? जी नहीं। आपका उत्तर देख लें एक बार। बी कह रहे हैं बहुत सारे, जॉर्ज ग्रियर्सन। पहले तुमको मुक्ति देनी है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा भाई, इतनी फुर्ती नहीं करनी कि कुछ ना कुछ उत्तर देना। उत्तर देना बिल्कुल जरूरी नहीं है, शांति से बैठना, गलत नहीं देना। नहीं जानते तो उत्तर नहीं देना। बोले नहीं जी, हाथ तो चलते ही हैं किसी ना किसी विकल्प पे। तो क्या बोलेंगे? सबसे पहला प्रयास गारसा दत्तासी ने किया था। गारसा दत्तासी ने, किस भाषा के विद्वान थे? गारसा दत्तासी एक फ्रेंच स्कॉलर थे, एक फ्रेंच विद्वान थे, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पुस्तक थी इस्तवार दल लिटरेच्यूर एंड द हिंदुस्तानी। क्या बोलोगे? इस्तवार दल लिटरेच्यूर, इस्तवार दल लिटरेच्यूर, ठीक है, लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। अब समझ गए इसका मतलब? हाँ भैया समझ गए, एंदुई ए हिंदुस्तानी। देखो मतलब आसान सा है। लिटरेच्यूर बोलते हैं लिटरेचर को, साहित्य को। इस्तवार बोलते हैं हिस्ट्री को, इतिहास को। एंदुई मतलब इंडिया का, ठीक है, जो हिंदी है, इंडिया की हिंदी थी उसको इन्होंने बोला एंदुई। और हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी हिंदी के साहित्य का इतिहास, हिंदुस्तानी हिंदी के साहित्य का इतिहास, ये उन्होंने लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है? गारसा दत्तासी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं? बोलेंगे उपकूल, छल कपट, सुख दुख, नाक कान। नाक कान में द्वंद्व है, जी हाँ। सुख दुख में, जी हाँ। छल कपट में, हाँ जी। तो क्या होता है द्वंद्व में? क्या हो जाते हैं? दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। तो दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, एकदम ठीक है जी। लेकिन उपकूल में क्या दोनों पद प्रधान है? नहीं जी, इसमें तो प्रथम पद प्रधान है। प्रथम पद प्रधान किसमें होता है? यदि प्रथम पद प्रधान हो तो हम क्या बोलेंगे? उसको अव्ययी भाव बोलते हैं। क्या होता है? अव्ययी भाव समास वो हो जाएगा। तो यानी कि ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये द्वंद्व समास का उदाहरण बिल्कुल नहीं। अब अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान में कौन कौन से आ सकते हैं? तो उपसर्ग में जैसे उप आ गया, वो उप आ गया, पहचान है। यथा आ गया, यथा बहुत पूछा जाता है। जैसे यथा से कुछ शब्द लिखिए आप,
उप से आपने उपकुल देख ही लिया, यथा से यथाशक्ति हो सकता है, यथा संभव हो सकता है, यथा उचित हो सकता है, ठीक है। जैसे भर से कुछ प्रिय आप लिखिए, भरसक या भरपेट हम बोल दें, जैसे कि भर शब्द हो गया, ए शब्द हो गया, आ शब्द हो गया, इन सब से आप लिखिए एक एक शब्द बनाइए, ठीक है। बे शब्द हो सकता है, नी शब्द हो सकता है, निडर, निसंदेह आदि। तो प्रथम पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होगा, या पूर्व पद को हम अव्यय भी कह सकते हैं, पूर्व पद अव्यय होगा तो अव्ययी भाव होगा। और ये सब उसकी कुछ पहचान है, कभी गलती नहीं करनी है। जैसे कुछ साथियों ने लिखा आ से आजन्म लिखा, बहुत बढ़िया, कमेंट दिखाएं भी। कुमारी शीतल जी ने यथाक्रम लिखा, बहुत ठीक है। गुड़िया यादव जी ने यथाशक्ति लिखा, बहुत बढ़िया। अरे लड़के उत्तर नहीं दे रहे क्या? रॉकी व्लॉग कह रहे हैं जी। बच्चों उत्तर दो, जी कहने से काम नहीं चलेगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए काल के भेद का सही विकल्प है। काल के भेद का सही विकल्प कौन सा होगा? श्याम ने पत्र लिखा होगा, सामान्य वर्तमान काल है क्या? नहीं जी, ता है या फिर ती है, ये पहचान होती है, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल है क्या? अपूर्ण भूतकाल में क्या होता? रहा था, रही थी आदि पहचान होती है। पत्र लिखा होगा, पक्की बात नहीं है भाई, संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल पता नहीं है, पक्का लिखा है नहीं लिखा, लिखा होगा। संभाव्य वर्तमान काल में क्या होगा? इसमें वर्तमान काल, राम ने खाना या बोले राम ने खाया हो, राम लेटा हो, राम गया हो, ये वर्तमान की बात है, संभावना दर्शा रहा है यहां भी, पक्की बात यहां भी नहीं है, ठीक है। वाक्य अब्दुल के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, वाच्य में आप बहुत गलती कर देते हैं, मैं बार बार सिखाता हूं, हर नए छात्र जुड़ते जाते हैं, जो गलती करते रहते हैं जुड़ते जाते हैं, बार बार सिखाता रहता हूं, गलती मत करना आज के बाद। अब्दुल के द्वारा पतंग उड़ाई गई, इसमें मुझे बताइए अब्दुल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? सारे दोस्त बताएंगे अब्दुल इसमें पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? सारे दोस्त बताएंगे एक बार, जब तक उत्तर नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अब्दुल पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, बताइए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत सारे दोस्तों ने लिख दिया पुल्लिंग, लेकिन आप लोग गलत कह रहे हैं। याद रख लेना, नाम जो है ना कभी भी लिंग का निर्धारण नहीं करता। नाम, कोई भी नाम कभी भी लिंग का निर्धारण कर सकता है क्या? नहीं जी। हमारे पड़ोस में एक चाची का नाम मेंक है, बताओ वो। तो नाम, हिंदी भाषा कहती है कि नाम लिंग का निर्धारण नहीं करेगा। एक चाची का नाम हमारी का अजय है, और हकीकत में है, कभी ऐसे सोच रहे हो मैं मजाक कर रहा हूं। तो नाम वैसे भी हिंदी भाषा के मूल्य पर आते हैं कि नाम लिंग का निर्धारण नहीं कर सकता कभी भी। कहने का मतलब एक वाक्य लिख देते हैं, लड़के के द्वारा, देखो बहुत ध्यान से समझना क्या समझाना चाह रहा हूं, लड़के के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। चलो अब्दुल को आपके कहने के अनुसार पुल्लिंग मान लेते हैं, लेकिन उसका कोई अंतर नहीं आना, उड़ाई जा रही है। लेकिन लड़का जब आ गया तो अब तो पुल्लिंग निश्चित हो गया, क्या बोलेंगे? जी भैया पुल्लिंग है। पतंग को बताइए, पतंग पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? उड़ाई जा रही है, ये एक क्रिया है, और क्रिया कैसी है? क्रिया है भैया स्त्रीलिंग। कोई दिक्कत भाई साहब? पतंग भी क्या है? पतंग स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के साथ साथ में ये एक कर्म भी है, और लड़का कार्य को कर रहा है, काम को कर रहा है, तो एक करता है। इतनी बात में कोई दिक्कत? अगर मैं लड़के की जगह लड़की लिख दूं तो क्रिया में कोई परिवर्तन आएगा या नहीं? हाँ या ना? वाक्य को आगे बढ़ाएं, क्या लिखोगे? लड़की के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, लड़की के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। क्रिया में कोई परिवर्तन आया दोस्त? हाँ या ना? आप बोलेंगे नो, सारे साथियों ने लिखा नो, कोई चेंज नहीं आया, वही है। यानी कि कर्ता के बदलने से कुछ नहीं बदल रहा है। अगर कर्ता के बदलने से बदल जाता तो कर्तृवाच्य हो जाता। अच्छा जी, नहीं बदला तो इस बार मैं क्या करता हूं, इस बार मैं कर्म को बदल लेता हूं। तो मैंने बोला लड़की के द्वारा अगर मैं लिख दूं जहाज, हवाई जहाज, लड़की के द्वारा जहाज या कागज, एक पुल्लिंग शब्द मैंने यहां ले लिया, क्या अब भी क्रिया उड़ाई रहेगी? हाँ या ना? हाँ या ना? सारे साथी बोलेंगे। तो लड़की के द्वारा जहाज उड़ाई जा रही है? नहीं जी भैया, अब वाक्य को बदलना होगा, लड़की के द्वारा जहाज उड़ाया जा रहा है। तो ये आपको देखना क्या होता है? देखना होता है कि क्रिया किसकी वजह से बदली, क्या कर्ता की वजह से कि कर्म की वजह से? आपने कर्ता को भी बदला लेकिन क्रिया नहीं बदली, आपने कर्म को जैसे ही बदला तो क्रिया बदल गई, यानी कर्म का प्रभाव है, और कर्म का प्रभाव है तो क्या हो जाएगा? कर्म का प्रभाव है तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी? आगे आएंगे।
धरती माता की पूजा करनी चाहिए। लिंग बदल लेना है आपको हमेशा, कर्ता का, कर्म का उत्तर हमेशा मिलेगा आपको, अप्लाई करना। धरती माता की पूजा का दारा क्या होता है? पत्नी या स्त्री को कहते हैं, पत्नी को स्त्री को कहते हैं। तनिया होगा क्या? तनिया तो भैया पुत्री को कहते हैं, पुत्री को कहते हैं। तनय होता है पुत्र, आ लगा के स्त्रीलिंग, जैसे सुत का सुता, आत्मज का आत्मजा। वसुधा किसको बोलते हैं? धरती को बोलते हैं, वसुधा। धिया ये पुत्री के लिए हो गया, तो वसुधा हो जाएगा भैया धरती का पर्यायवाची। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है, पुल्लिंग रूप। और याद रख लेना, कुछ साथी ऐसे होंगे जो तैयारी को हल्के में ले जाएंगे, अब भी सोते रहेंगे। मैं पहले भी जब यूपी खाकी बैच जब शुरू हुआ, जब भी कहता था भाई तैयारी को बहुत मजबूत रखो। कुछ छात्र सो जाते हैं तैयारी के दिनों में, उनको लगता है जब पेपर की डेट आएगी तब पढ़ेंगे, और जब पेपर की डेट आई ना और 45 दिन मिले तैयारी के लिए, तो रो रहे थे सारे, कह रहे कि जी उस पर ट्विटर पर ट्रेंड चला दो, पेपर को पीछे हटवाओ। अब मूर्खो, तुम तैयारी क्यों नहीं करते हो? दिल्ली पुलिस में क्या हुआ? एक प्रतिभागी छात्र को हमेशा फिजिकल रूप से मजबूत रहना होगा। आपको दौड़ भाग करते रहना है, 10-5 मिनट हर रोज दौड़ भाग करिए। आप अपने मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रखेंगे खुद को? इसी तरह से तो मेंटल स्ट्रांग खुद को बनाए, फिजिकली स्ट्रांग अपने आप को बनाओ, एक छात्र का धर्म है। दिल्ली पुलिस में क्या हुआ? इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो टॉपर लिस्ट में थे, 90+ वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। 60-62 वाला बच्चा नॉर्मलाइज होकर स्कोर अपना ले गया सिलेक्शन, तो 90 वाले का क्यों नहीं हुआ? डिजर्व तो वो ज्यादा करता था क्योंकि उसने ज्यादा मेहनत की, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि वो टाइम नहीं मिला फिजिकल के लिए। ऐसा यूपी पुलिस में भी इस बार हो सकता है कि आपसे फिजिकल पहले ले ले, फिर रोते फिरोगे। तो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्ट्रांग रहना होगा, और हमेशा स्ट्रांग रहना होगा। संभावनाएं हैं इस बार फिजिकल पहले, अभी निश्चित नहीं है, वो पता चलेगा निश्चित क्या होगा। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा होना चाहिए तैयार। तो गर्दन, गर्दन कट गई। आप कभी भी दोस्त पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का चुनाव करते हैं, तो यहां पर पुल्लिंग हमने चुन लिया, चावल है। कैसे? तो किसका प्रयोग करके? या तो मैंने आपको बताया सर्वनाम लगा दो, मेरा या मेरी, या विशेषण लगा दो शब्द के आगे, अच्छा या फिर अच्छी, या फिर क्रिया, या फिर क्रिया का प्रयोग कर लो, रहा है, रही है। अब ऐसा नहीं है कि रहा है, रही है, रही थी लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। विशेषण में आप कुछ भी बुरा बुरी लगा लो, जरूरी नहीं अच्छा अच्छी लगाने। मेरा मेरी की जगह हमारा हमारी लगा लो। ये 3 बेसिक चीजें हैं। ठीक है। मेरी गर्दन होगा या मेरा गर्दन होगा? भैया मेरी गर्दन होगा। और ये ई वाले क्या है? ये ई वाले होते हैं स्त्रीलिंग। ई आता है स्त्री में, स्त्री में ई, तो ये स्त्रीलिंग की पहचान है। और आ वाले होते पुल्लिंग की पहचान। ठीक है। हमारी एकादशी खराब चली गई, हमारी नर्मदा नदी, लेकिन मेरी चावल नहीं कह सकते, हमारा चावल कहाँ है? ठीक है। मेरा चावल कहाँ है? मेरा चावल का दाना कहीं गिर गया है, तो चावल बोलेंगे। ठीक है। चावल क्या है? पुल्लिंग होगा हमेशा, बाकी सब स्त्रीलिंग। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। तो कौन कह रहे हैं? राजा भरत कह रहे हैं। जब उनके भगवान राम से मिलन होता है तो तब बोलते हैं, वो कहते हैं कि अब मेरी क्या इच्छा रह गई है। और ऐसे देख समझना वाक्य को, अब मेरी अभिप्सा मतलब अब मेरी क्या ही इच्छा रह गई है। मिल गया अकंटक राज्य, आपको मुझको तो एक छत्र राज्य मिल गया, अकंटक, जिसमें कोई कांटा नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई बाधा नहीं है। मुझको अब ऐसा राज्य मिल गया है, और आपको एक वन मिल गया है। अब क्या ही इच्छा रहेगी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लेकिन इस बात को कैसे बोल रहे होंगे भरत, जरा सोचिए। भगवान श्री राम के आगे भरत किस तरह से बोल रहे होंगे? तो यहां पर एक भ्रातृ प्रेम दिखाया गया, एक भाई का एक भाई के लिए प्रेम। आज की दुनिया आप जानते हैं कैसी हो गई है, लेकिन इसीलिए तो रामायण की रचना की गई कि लोगों को ये मैसेज दिया जाए। तो भैया वो शोक में कह रहे होंगे, करुण रस में कह रहे हैं अपने भैया से, और बिल्कुल भी किसी प्रकार का ऐसा शासन नहीं चाहिए जिसमें भाई दूर होता हो। अयोध्या नगरी नहीं चाहिए जिसमें भाई दूर होता हो। निर्वेद ये किसका है भाई? शांतरस का। शांतरस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा आप मुझे बताएंगे, क्रोध जैसे कि मैं बोल दूं रौद्र रस का, गुस्से में नहीं कह रहे होंगे, इस बात को वो शोक से बोलेंगे, सब जानते हैं। जुगुप्सा ये किसका है? विभत्स रस का। ओके। करते अभिषेक पियोद हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। क्या पूछ रहे हैं जी? इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। मात्रा गिननी है, मात्रा गिननी शुरू करते हैं। बहुत सिखाई हैं मात्राएं।
एक, एक और दो, एक, एक, दो और एक, एक, दो, एक, दो, एक, एक, दो, दो, एक, एक, दो, एक और दो। गिन लो भैया, आसान है, मात्राएं साफ दिख रही हैं। दो, दो, चार, चार। देखो अगर साधारण एक अक्षर एक मात्रा, अगर बाएं हाथ की तरफ चढ़ी हुई है मात्रा तब भी एक मात्रा, और अगर कोई दीर्घ है ऊपर है या बाएं हाथ की, दाएं हाथ की तरफ है तो दो होगी, बाएं हाथ की तरफ है तो एक होगी। ये देखो ऊपर है तो दो, ऊपर है तो दो, और दाएं हाथ की तरफ है तो भी दो। ये देखो दो, ये क्या, ये बाएं हाथ की तरफ है तो एक। तो दो, दो, चार, दो, छह, दो, आठ, एक, नौ, एक, 10, दो, 12, एक, 13, दो, 15, 15। ठीक है, 15 पर यति। तो दो, दो, चार, दो, छह, दो, 8, दो, 10, 11, 15, 13 क्या हो गया भैया, उल्लाला हो गया। 15, 13 पर क्या हो गया, उल्लाला हो गया, और सारे साथियों के उत्तर बी था। सफरी सी जल में, विहंगनी सी व्योम में। सफरी सी, सफरी किसका पर्यायवाची है बताएंगे भी। सफरी बोलते हैं भैया जी किसको, मीन, मत्स्य को बोलते हैं, मछली को कहते हैं। तो सफरी सी जल में, तो जब भी सा, से, सी वाचक शब्द आए तो क्या होगा। इस बार आपका यूपी पुलिस जो रद्द परीक्षा हो चुकी है उसमें भी पूछा गया उपमा अलंकार। तो क्या बोलेंगे, अगर कहीं भी आपका वाचक शब्द, वाचक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, वाचक शब्द भैया सा, से, ये चांद सा सुंदर चेहरा, जुल्फों का रंग सुलहरा, सा, से, सी, सम, सम, सरिस, पीपर पात सरिस मंडोला। सम से बन जाएगा सम, सम पूछ ले आपसे क्या बोले, सम। तो कहीं भी यदि वाचक शब्द मौजूद है तो क्या होगा, उपमा होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, ठीक है, चांद सा सुंदर मुख, इसमें मुझे बताओ, अब वाचक शब्द तो जान गए, ये सुंदर क्या है, इसमें मुझे बताओ सुंदर शब्द क्या है। सारे दोस्त बोलेंगे जी सुंदर शब्द क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सुंदर शब्द को भैया इसमें हम साधारण धर्म कहेंगे। क्या बोलेंगे, साधारण धर्म कहेंगे। तुलना किसकी हो रही है, मुख की, मुख क्या हो गया इसमें, उपमेय हो गया। और किससे हो रही है, चांद से, तो जिससे तुलना हो वो उपमान हो गया, उपमान हो गया। और सा हो गया आपका वाचक शब्द। तो कितनी चीजें होती हैं, चार होते हैं। और चार यदि मौजूद है तो कौन सा उपमा होगा जरा बताना। उपमा के दो भेद होते हैं, उपमा, उपमा के दो भेद होते हैं साथी। एक तो होता है लुप्तोपमा, लुप्त धन उपमा, और एक पूर्ण धन उपमा यानी कि पूर्णोपमा। तो कौन सा होगा, यदि चारों अंग मौजूद हैं तो भैया पूर्णोपमा होगा। ये चार अंग होने चाहिए, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है, तो याद रख लेना, सा, से, सी, सम, सरित। जैसे एक वाक्य में लिख के दिखाता हूं आप लोगों को। एक वाक्य है, जैसे अपने दुश्मन को कहता है, सहस बाहु, सहस बाहु सम रिपु मेरा। मतलब रिपु किसको बोलते हैं जरा बताएं, आप जानते होंगे, रिपु दुश्मन को कहते हैं। तो वो कह रहा सहस बाहु के जैसा, सम का मतलब होता है जैसा, रिपु मतलब दुश्मन मोरा, मेरा दुश्मन सहस बाहु के जैसा है। सुनहरी सुनहरी धूप सी खूबसूरत हो तुम। तो ये सी एक बच्चे ने लिखा है भाई उधर, तो कभी मुझे पिटवाओ। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बोलेंगे भैया क्या होगा, प्रख्यात में तो प्रय होगा भैया। क्या होगा, प्रय। साफ साफ दिखता है, ख्यात मतलब प्रसिद्धि को बोलते हैं, प्रसिद्धि होती है। ठीक है, बुहारी में कौन सा प्रत्यय है, बु, री, री यानी बुहा शब्द क्या, नहीं जी, बुहार शब्द होता है और उसमें ई प्रत्यय लिखा हुआ, बुहार, साफ करने को बोलते हैं बुहार। ठीक है, तो ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को आप शब्द कहेंगे या शब्दांश कहेंगे। तो उपसर्ग कहां पर जुड़ते हैं दोस्त, क्या बोलोगे, बोलेंगे प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स है, पहले आएंगे हमेशा। ये ऐसे शब्दांश हैं दोस्त जो कहां जुड़ते हैं, शब्द के पहले। शब्द नहीं है दोस्त, ये शब्दांश हैं, बार बार बताता हूं। और प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जो कहां जुड़ते हैं, शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ये सफिक्स है, शब्द के बाद में, सफिक्स लास्ट में जुड़ेगा, है ना। प्रत्यय मीन सफिक्स, कोई दिक्कत। हरि का अनेकार्थी नहीं है, वानर, हरि भगवान जी, विष्णु जी, वानर जी हाँ, इंद्र, विष्णु जी हाँ। तो वानर, इंद्र, विष्णु, वानर के अलावा बंदर भी बोल दे तो भी ठीक होगा। ठीक है, जैसे बोल दे सिर्फ बंदर बोल दे। एक अगर अब मैं आपसे पूछूं कि और किस किस के हो सकते हैं हरि, तो आप कहेंगे भगवान शिव को भी हम हरि कहते हैं, भगवान विष्णु जी को भी हम हरि कहते हैं, हंस को भी कहते हैं, हंस को भी कहते हैं, किरण को भी कहते हैं, किरण को, कोयल को भी कहा जाता है, कोयल को क्या,
हरी कहा जाता है कोयल को, हाथी को कहा जाता है हरी, पहाड़ को कहा जाता है साथी किसको, पहाड़ को, घोड़े को कहा जाता है घोड़ा, और आपका सर्प यानी कि सांप को भी कहा जाता है। ठीक है, तो चांद नहीं होता कभी भी, चांद हरि का निकार्थी नहीं है। शोभा कमरे के अंदर है, शोभा कमरे के अंदर है, इसमें बताएंगे कौन सा कारक है। क्या संबोधन किया जा रहा है? जी नहीं। अधिकरण में क्या होता है? वस्तु का स्थान बताता है, तो वस्तु का स्थान कहां पर है? वो शोभा कमरे के अंदर। भैया स्थान तो यहां भी बता रहा है, लेकिन स्थान में और पर के द्वारा बताया जाना चाहिए, तो में और पर का प्रयोग तो नहीं हुआ इसमें। ठीक है, अपादान कारक क्या बोलेंगे? अपादान कारक है क्या? अपादान में तो भैया अलगाव आएगा, क्या कमरे से अलग है? नहीं। का के की रा रे री ना ने नी, ये सब किसकी पहचान है? ये संबंध कारक की। काके की रा रे री ना ने नी, ये 9 की 9 पहचान किसकी है दोस्त? ये आपकी संबंध कारक की है दोस्त। ठीक है, यूपीएसआई वाले बिल्कुल इस क्लास को कर सकते हैं, सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएसआई की प्रैक्टिस आप इससे कर सकते हैं बड़ी आसानी से और अच्छे से। सुमित कुमार जी बोलेंगे फटाफट से, क्या बोलेंगे? सर शिव को हर कहते हैं या हरि? हर और हरि दोनों कहते हैं। ठीक है, सूची 1 और सूची 2, जो स्त्री कविता लिखती हो, बोलेंगे भी फटाफट से। अंतर्दृष्टि, आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति, अस्थि शेष, मन का किसी वस्तु या भाव की ओर झुकाव। सर जी जीडी की क्लास कब होंगी? बेटा ये देखो, यूपी पुलिस री एग्जाम की क्लास यहां है, आपका इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो पूछिए, इसके अलावा कोई प्रश्न है देन कॉल टू द हेल्पलाइन। हेल्पलाइन नंबर दे दो भाई, जिन बच्चों को नहीं पता वहां पूछ लिया करो बच्चे, सारी चीजें वो आपके लिए ही तो है। क्लास में टीचर आपको ऐसे सारी चीजों के जवाब देंगे तो फिर आपको नहीं लगता कि डिस्टर्ब होता होगा? जो स्त्री कविता लिखती हो, कवियत्री, कवि का स्त्रीलिंग है। आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि, सबसे ज्यादा अगर व्यक्ति में कुछ हो तो वो अंतर्दृष्टि होनी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले दुनिया को जानने से पहले आपको खुद को जानना है, और जब आप खुद को जानेंगे तो आपको अपनी कमियां दिखेंगी, आपको अपनी कमियां दिखेंगी, और जब व्यक्ति प्रयास करे, देखो कमियां अपनी सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी उस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं। जैसे मॉक टेस्ट होता है आपको, मॉक टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? आपकी अंतर्दृष्टि को आंतरिक रूप से विकसित करना, कि आप ये जानें कि ये मेरे इन अध्यायों के जो प्रश्न है वो बार बार गलत होते हैं, तो आपको सेल्फ एनालिसिस करके उनको फिर प्रैक्टिस करके बेहतरीन बनाना है। ठीक है, मन का या किसी वस्तु या भाव की ओर झुकाव, प्रवृत्ति, जैसे बोलेंगे यार उसकी प्रवृत्ति तो ऐसी है दादी की कि वो तो हमारे ताऊ के ही रहती है, ऐसे बोल दे, कोई हमारे चाचा के यहाँ रहती है, प्रवृत्ति होगी, मन का झुकाव है, जिसमें केवल हड्डियां ही बच रह गई हूं, अस्थि और शेष यानी कि बाकी। तो क्या बन जाएगा दोस्त, जरा देखना, 3 3 3 3 3 1 3 1 देख लो भाई, 3 1 3 2 1 में ही है, एक विकल्प सी है, नहीं होते तो फिर आगे बढ़ते। क्यों जी, कोई दिक्कत? जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, इसमें जो वाक्य है वो कौन सा है बताएंगे? क्या ये साधारण वाक्य है? साधारण वाक्य में तो क्या होगा साथी आपका, एक उद्देश्य एक विधेय होता, नहीं जी ऐसा तो नहीं है। जहां गंगा जमुना बहती है तो उद्देश्य ज्यादा हो गए। संयुक्त वाक्य है क्या? नहीं जी, एक मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की देखो पहचान क्या होती है, इसमें क्या होता है आपका, एक प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, और उस पर एक आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य होगा मतलब उस पर आश्रित जरूर रहेगा। जैसे देखिए, जहां गंगा यमुना बहती है, तो इस बात पर डिपेंड कर रहा है वह देश उपजाऊ है, तो किस पर निर्भर कर रहा है वो, आश्रित किस पर है, देश उपजाऊ है जहां गंगा जमुना बहती है। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं आपके लिए बड़ा अच्छा सा, देखना ध्यान से, उसके पास जो कुछ था, उसके पास जो कुछ था, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। तो क्या खो गया बताएंगे जरा? तो ये खोना किस पर निर्भर हो गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये आश्रित कर रहा है किस पर, जो था उस पर होने। ठीक है, आगे यदि आप आते तो हम साथ चलते ही है, किस प्रकार का वाक्य है बताएंगे जी? इच्छावाचक है क्या इसमें? यदि आप आते तो भैया संकेत दिया जा रहा है, यानी वो गए नहीं है। ठीक है, कह रहा आप आते तो ही चलते हम। इच्छावाचक तो कब होता? इच्छावाचक होता है जब कोई कामना की जाएगी। जैसे मैं बोलूं भगवान आप सबको सफल बनाए, भगवान आप सभी को सफल बनाए,
तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये मेरी एक कामना है, इच्छा है, भगवान आपको दीर्घायु करे, भगवान आपको लंबी आयु दे, आपका 2024 मंगलमय हो, इस वर्ष आप सफल हो जाए, आदि आदि। विस्मयादि बोधक में तो क्या होगा? जैसे कि विस्मयादि बोधक चिन्ह है, अरे इतनी ऊंची चढ़ाई, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, और इतनी लंबी स्कूटी, मतलब कुछ भी बात कर लो, मतलब ऐसे नहीं हो सकता, पहाड़ को इतना ऊंचा पर्वत, ऐसे बोले। आज्ञावाचक, अभी तुम सब चुपचाप पढ़ो, ये आज्ञा है, तुम पढ़ने जाओ, ऐसे बोलो, तुम पढ़ने जाओ, पढ़ने जाओ, ठीक है, ये आज्ञावाचक बात। ठीक है बच्चे, मेहनत करनी है, बहुत अच्छे सीखते हुए चलना, अपने आप चीजें, अगर अभी कुछ छात्र पहले नहीं तैयारी कर पाए और अभी एकदम से लग रहे हैं कि भाई हमको इस बार स्कोर तो बढ़ाना होगा, ये बात तो तय कर लेना, स्कोर नहीं बढ़ाओगे अपना तो रह जाओगे। ठीक है, खे खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बोलेंगे जी, खे खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बोलेंगे, क्या बोलेंगे? खाने का लालची होना, बुरी दशा में, जो बहुत खराब दशा में रहता हो, ठीक है, सही स्थिति में नहीं रहता हो, वो खे खाना। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में चरित्र निर्माण का कोई स्थान नहीं है, वाक्य में रिक्त स्थान पर, कहां पर है रिक्त स्थान? यहां है भैया, रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाए? कौन सा विराम चिन्ह हमको प्रयोग करना चाहिए, देखेंगे। अर्धविराम लगा दें क्या इसमें? अर्धविराम, अर्धविराम देखो प्रयोग कब होता है, ठीक है, अर्धविराम तो प्रयोग जब होगा जब हमको मान के चलिए कोई दो उपवाक्यों को जोड़ना है, तो दो उपवाक्य तो यहां जुड़ नहीं रहे। विस्मयादि बोधक बीच में प्रयोग हो जाएगा क्या? नहीं जी। उपविराम का प्रयोग कर दें, उपविराम तो स्पष्टीकरण के लिए होता है, जैसे मैं बोल दूं विज्ञान वरदान या अभिशाप, ऐसे बोलूं, जैसे अधिकतर शीर्षकों में प्रयोग होता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसका प्रयोग कर दूं क्या मैं बीच वाक्य में? जी नहीं होगा। तो फिर होगा तो किसका होगा? चरित्र और निर्माण दोनों शब्दों के साथ में क्या आएगा आपका? चरित्र और निर्माण, इन दो शब्दों के बीच में दोस्त आपका योजक चिन्ह आ जाएगा जोड़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं द्वंद्व समास के अलावा साथ में द्वंद्व समास की परिभाषा में भी यदि दोनों शब्द जो है वो अपना अपना बाहर रखते हो, बाहर रखते हो का मतलब क्या होता है कि दोनों प्रधान हो तो योजक के द्वारा जोड़ा जा सकता है। ठीक है, विलोम शब्दों को भी योजक के द्वारा जोड़ा जा सकता है, विपरीत शब्द है तब भी किसके द्वारा? योजक चिन्ह के द्वारा जोड़े जा सकते हैं। कोई दिक्कत जी भाई साहब? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, वह निसंतान दंपति की संतान है, उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी। वह निसंतान, निसंतान मतलब जिसके कोई संतान ना हो, ऐसी दम भाई जब संतान ही होगी तो निसंतान कैसे रहे? देख रहा क्या पागल बना रहा विनोद हमारा। उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, ठीक है, शोभा देखते ही बनती। मुझे एक पानी का गिलास, एक पानी का गिलास नहीं होता, पानी का एक गिलास होगा, ठीक है। तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी, निराशा की कोई बड़ी चीज होती है, लंबी निराशा दे दी, छोटी निराशा दे दी तुमने मुझे, बीच की निराशा दे दी तुमने मुझे, ऐसे थोड़ी, गिट्ठी निराशा, बहुत लंबी, मोटी निराशा, पतली निराशा, ऐसे नहीं हो सकता। तो क्या बोलेंगे? तुमने तो मुझे बहुत निराशा दी, तुमने मुझे बहुत निराश किया, इस तरह से वाक्य बनेगा। ठीक है, तुमने मुझे बहुत निराश किया। शिवा बावनी के रचनाकार हैं, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। सर 2 लाइन कुछ बोल दीजिए। अब मूर्ख बच्चे, मैं अब तक हजारों लाइन बोल चुका हूं पिछले 40-45 मिनट में। शिवा बावनी के रचनाकार, पद्माकर, पद्माकर की रचना दोस्त गंगा लहरी। रचनाएं आपका आप जानते ही, बड़ी आसान रचनाएं इस बार भी पूछी गई। शिवा बावनी भूषण की है, ठीक है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर इनकी रचनाएं थी। एक शिवराज भूषण लिखी इन्होंने, और एक कौन सी बहुत चर्चित है? छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, और साथ ही आपका छत्रसाल दशक के अलावा दुष्णोल्लास, बड़ी चर्चित रचना है दुष्णोल्लास। ये किसकी रचना है? दुष्णोल्लास। ठीक है, केशवदास की क्या बोलोगे? रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया है आपका, कवि प्रिया है, कवि प्रिया, नखशिख है, रामचंद्रिका है, नखशिख है, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, ठीक है, कवि प्रिया। अब देखो ये रचनाएं मैंने आपको बता दी, अब इनको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको कभी, बस मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि जो मैंने आपको बता दिया वो भविष्य के लिए आप तैयार रखेंगे, हमेशा तैयार रखेंगे। जगनिक की क्या बोलोगे? जगनिक की है परमाल राशो, परमाल रासो, परमाल राशो, ठीक है। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास,
या जयशंकर प्रसाद? आप सब लोगों से जयशंकर प्रसाद जी की एक एक रचना जानना चाहूंगा, बोले भैया। जैसे ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी मैंने आपको ये इतिहास में भी पढ़ाई थी, याद हो तो। ध्रुव स्वामिनी तो गुप्त वंश में जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये रचनाएं भी किसने लिखी हैं? ये ध्रुव स्वामिनी ने लिखी हैं, ठीक, वो सॉरी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। कामायनी, कंकाल। आप मुझे अधूरा बताइए, इनका कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? लहर, लहर, तितली, बताएंगे तो। जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास था जो अधूरा रह गया था? इरावती जो साथी लिख रहे होंगे, जैसे सचिन राजपूत जी झांसी से लिख रहे हैं, रूबी मौर्या जी ने लिखा है इरावती अपूर्ण था जी इनका, बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथियों ने लिखा, बोस मेकर लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। भरत साक्य, घर का कलुआ, इन्होंने भी लिखा है, बहुत खूब। हिंदी के प्रथम गद्यकार किनको माना गया है? गद्य मतलब जिन्होंने आपका पैसेज में गद्यांश के रूप में रचनाएं सबसे पहले लिखी, तो वो लल्लू लाल हैं। और लल्लू लाल जी की रचना कौन सी है आपका, क्या बोलोगे? प्रेम सागर। कौन सी रचना लिखी इन्होंने? प्रेम सागर। और हिंदी के ये चार स्तंभ एक साथ के लेखक हैं, एक समय के यानी समकालीन लेखक हैं, और इनकी चारों की चार ही रचनाएं हैं और चारों ही पूछी जाती हैं। जैसे कि इनके एक साथी थे लल्लू लाल के, कौन? सदा सुखलाल, उनकी रचना बताइए कौन सी है? सदा सुखलाल। ये चार रचनाएं आप 10वीं कक्षा से पढ़ते होंगे, जब हम लोग हिंदी का वो लेके आते थे ना मॉडल पेपर, तब से हिंदी की किताबों में तब से ये रचनाएं आप पढ़ते आ रहे होंगे। हिंदी माध्यम के साथियों ने तो जरूर पढ़ा होगा। सदल मिस्र की रचना कौन सी है? सदल मिस्र की। और ईशा उल्लाह खां की रचना कौन? ईशा उल्लाह खां, बोलेंगे जी। ये चार समकालीन लेखक थे। तो सदा सुखलाल जी की सुख सागर, जैसे लल्लू लाल जी की प्रेम सागर है। सदल मिस्र की कौन सी है साथी आपका? नाशिकेतोपाख्यान। क्या बोलोगे? नाशिकेतो, नाशिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? वो सदल मिस्र जी की रचना है। और ईशा उल्लाह खां जी की रानी केतकी की कहानी, जिसको पहली कहानी भी माना जाता है, रानी केतकी की कहानी दोस्त, ठीक है, रानी केतकी की कहानी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास है जो जैनेन्द्र द्वारा रचित है? जैनेन्द्र द्वारा रचित है, बोलेंगे भैया फटा। बहुत अच्छे उत्तर दिया आप सब लोगों ने, बहुत बढ़िया। कीर्ति ठाकुर, रवि रंजन कुशवाहा, अमीर बाबू ये ठीक है, गरीब बाबू नहीं है कोई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? पुनर्नवा, ये तो किनका पुनर्नवा? ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। सारे आप बताएंगे किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, हजारी प्रसाद जी का है। परख किसका है? परख, तो परख आप बोलेंगे ये जैनेन्द्र का है। परख बोले आपसे कल्याणी, बोले कल्याणी, बोले सुनीता, बोले आपसे सुनीता, ये सब किसके? जैनेन्द्र जी के, बहुत चर्चित है। सेवा सदन आपका मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। एकदा नैमिषारण्य, ये पुस्तक मैं कहूँगा आपको भी पढ़नी चाहिए कभी समय हो। अमृतलाल नागर की बहुत प्रसिद्ध रचना है, अमृतलाल नागर, जिसमें भारत को, संपूर्ण जाति आदियों के इस इतिहास को संजोने का प्रयास किया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उनकी कौन सी पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में आरंभ किए गए। सबसे पहले गोविंद पल्लव आपका, सॉरी, सबसे पहले जो मिला आपका हिम तरंगणी को मिला, ठीक है। किसको मिला? हिम तरंगणी को। किस वर्ष में मिला? 1955 में। वह एक काव्य विधा थी। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उसके लेखक कौन थे? लेखक थे उसके माखन लाल चतुर्वेदी, 1955, माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो अशोक के फूल के लिए, आलोक पर्व के लिए, किसके लिए? आलोक पर्व के लिए 1973 में मिला। मुझे बताइए साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में दोस्त दिए जाते हैं? आप सब लोगों को पता होना चाहिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी के लिए भी साहित्य अकादमी दिया जाता है। इसको सीन 2 पे लगाओ भाई एक बार। और प्लीज बताना ये आपको ये गद्यांश दिखता है? ठीक है, गद्यांश के प्रश्न हम रखेंगे इसमें हर रोज, ठीक है। आराम से आप प्रैक्टिस करते रहिए, और भी जो जरूरी सूचना है इस क्लास के माध्यम से मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। सर बैच आएगा, बैच के बारे में अभी नॉट श्योर, आएगा, पॉसिबली आएगा बैच, ठीक है। उसमें क्रम से वैसे पढ़ाया जाएगा, जो कुछ भी होगा वो बता दिया जाएगा, जो कुछ भी होगा इसमें। आप पढ़ें पहले एक बार, फिर मैं पढ़ूंगा। देख पा रहे हैं साथी? एक बार अपनी क्वालिटी बढ़ा लेंगे आप थोड़ी सी। सीन 2 नहीं है इसमें? सीन 2 लगा हुआ है ना? ठीक है, पढ़ेंगे भी। दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है। कुछ साथी कह रहे हैं नहीं दिख रहा है, कुछ साथियों के उत्तर भी आ रहे हैं। बच्चों प्लीज क्वालिटी बढ़ा लीजिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा डेटा जाएगा, बस 5 मिनट के लिए बढ़ा लो। माइकल एंजेलो इटली के एक बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार थे। वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे। लोगों ने पूछा आप इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे गढ़ लेते हैं? उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति कहाँ गढ़ता हूँ, वह मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में थी।
मैंने तो सिर्फ पत्थर का फालतू हिस्सा हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। तो विद्यार्थी को अपना परिचय पाने में स्वभान, भान मतलब अपना खुद के बारे में ज्ञान होने में मदद करना शिक्षक का काम है। अब यह स्वभान कैसे हो? कहते हैं सेल्फ इज लाइक अ रे, खुद तुम एक किरण की तरह हो, जो साइंस में माना जाता है कि प्रकाश की किरण अदृश्य होती है, वह आपको दिखाई देती है। वैसा हमारा जो स्वयं है वह शून्य में, अभाव में समझ में नहीं आता। वह तब प्रकट होता है जब मैं स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता हूँ। कर्म करते करते मुश्किल का जब मैं सामना करता हूँ तब मेरा रूप, मेरी शक्ति, मेरे स्वयं का मुझे पता चलता है। स्वधर्म रूप कर्म करते हुए जो स्वयं मेरे सामने व्यक्त होता है वही मेरी शिक्षा है। इसीलिए शिक्षा दी नहीं जाती बल्कि अंदर से अंकुरित होती है। उस प्रक्रिया में शिक्षक केवल बाहर से मदद करता है, और जैसे पौधे के अंकुरित होने में, इसके प्रफुल्लित होने में सीधा हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु बाहर से खाद पानी देना, निराई गुड़ाई करना, प्रकाश की व्यवस्था आदि कर सकते हैं। देखें जी दोस्त, अनुच्छेद के अनुसार पर क्या कहा गया है कि शिक्षा देना संभव नहीं। ये बात यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर ये बात अभी कही गई थी कि इसलिए शिक्षा दी नहीं जा सकती। ठीक है, बी जो साथी लिख रहे, शिक्षा देना संभव नहीं है। अच्छा जी, ये देखिए शिक्षक का काम क्या है? विद्यार्थी को स्वयं से परिचित कराना या विषयों से परिचित कराना। ये तो बच्चा जानेगा, ज्ञान उसको हो जाएगा अगर वो जानने वाला बच्चा है। अध्यापक का काम उसको गाइड करने का। विद्यार्थी को शिल्प कला से परिचित कराना, दूसरों से परिचित कराना नहीं, स्वयं से परिचित कराना, वो जान पाए वह क्या है। ठीक है, ये किसका काम है? शिक्षक का काम है। स्वयं का प्रकाट्य, और बहुत बार मैं कहता हूं आपसे इस बात को, बहुत पहले से कहता हूं, हमारा काम सिर्फ विषयों को जान लेना नहीं है कि हिंदी ऐसे पढ़नी है, जीके ऐसे पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है, नहीं। अध्यापक का इतना भर काम नहीं होता कि वो सिर्फ इतनी बात बताए कि आप ये भारत उत्तर से दक्षिण इतना, पूर्व से पश्चिम इतना, नहीं। बच्चों का स्वयं ज्ञान कराना भी अध्यापक का काम है। स्वयं का प्रकाट्य कब होता है? देखो, स्वयं वह तब प्रकट होता, प्रकाट्य मतलब प्रकट होता है। कब प्रकट होता है? जब स्वयं धर्म कर्तव्य कर्म करता है। तो कर्तव्य कब होगा आपका? जब आप कर्म करेंगे। स्वयं का प्रकाट्य कर्म में होगा आपका। आप एक छात्र हैं तो आपका धर्म है अध्ययन करना। ठीक है, आप किसी के पुत्र हैं तो आपका धर्म है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। आप यदि स्वयं को शिष्य समझते हैं और बहुत अच्छा शिष्य के गुण अंदर आपके हैं तो आप गुरु का सम्मान करें अपने का। ठीक है, आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। तो ये आपके कर्म हुए। ठीक है, कार्य, अध्ययन, दूसरों को सम्मान देना। तो आपका स्वयं का जो आपका प्रकट होगा, जो आपका जो व्यक्तित्व प्रकट होगा, वो कर्म से होगा। अनुच्छेद में खाद पानी देने, निराई करने का उदाहरण बताता है कि शिक्षक का कार्य बच्चों को भोजन पानी देने का है। ठीक है, नियंत्रित करना है क्या शिक्षक का कार्य बच्चों को? नहीं जी। कंट्रोल करें उनको? नहीं। भोजन पानी दे? नहीं। बागवानी सिखाना? नहीं। उचित माहौल देना जिसमें बच्चों को पढ़ पाए, अच्छे से पढ़ पाए, जैसे उनको स्वतंत्र मानना चाहिए बच्चों को। आप जैसे हैं आपको हम उस रूप में स्वीकार करते हैं, एक माहौल बनता है। आप भी कहें कि हमारे गुरुजी, खुद को आप अपनी मतलब जो आपके नेचुरली जैसे आप हैं प्राकृतिक रूप से, खुद को बदले ना। तो एक दूसरे को स्वतंत्रता दें, हम आपको, हम आपको। तो आप भी स्वतंत्र हैं, आप जैसे हैं वैसे रहें। बस आपको बेहतर खुद को बनाना है, बांधना नहीं है एक दूसरे को। ठीक है, कि ऐसे करो जी, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। मैं आपसे बोलूँ नहीं भैया ऐसे नहीं, आपको स्वतंत्र रह के चुनाव करने हैं। ओके, स्वयं क्या होता है? तो स्वयं दृश्यमान होता है क्या? स्वयं अगर मैं बात करूं, ये प्रकाश होता है क्या? स्वयं किरण होता है या अदृश्य होता है? तो क्या बात बताई, स्वयं क्या होता है? सेल्फ इज लाइक ए अरे, जो साइंस में माना जाता है कि प्रकाश की किरण अदृश्य होती है। सेल्फ मतलब स्वयं, सेल्फ। ठीक है, तो सेल्फ इज लाइक ए रे, किसकी तरह है? एक रे बोलते हैं अंग्रेजी में किरण को, सन रेज बोलते हो जैसे आप, रे किसको बोलते हैं? किरण को। तो वो कैसा होता है? वो अदृश्य होता है। ठीक है, तो ये भाई साहब हमारे कुल 37 प्रश्न रहे।